किताब लिख दिया मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति। एक सुरेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति है, अपने को प्रोफेसर कहता है, और उसने ये देखिए, ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, ये वो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात नहीं है, ये दूसरा है, ये सुरेंद्र कुमार है, ये झज्जर वाला। इसने एक किताब लिखी और किताब लिख के क्या दिखाने का प्रयास किया कि नहीं नहीं, विशुद्ध मनुस्मृति को, ये मनुस्मृति को लोग समझ ही नहीं पाए हैं, इसमें ना सब गलत सलत मिला दिया था। अबे कौन मिलाया था? मुगल तो फारसी में लिखता था, अंग्रेज अंग्रेजी में लिखता था, और तेरा संस्कृत में कौन मिला दिया? संस्कृत में कौन लिखता था? अब बहुजन यहाँ का वर्ग, क्षत्रिय तक को लिखने का अधिकार नहीं था, यहाँ पे वैश्य को लिखने का अधिकार नहीं था, अशूद्र तो है उसको तो पूछना ही नहीं, उसको तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। तो ये संस्कृत में लिख के मिलाया कौन? यानी ब्राह्मण जो है खुद ही लिखता है, और आज के समय में इसने ये लिखी क्योंकि इसकी ज़रूरत आज के समय के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की है। उसी तरह उस समय के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत थी, तो उस समय के लिए वो मनुस्मृति लिखा। ये समय-समय पर बदलते रहता है, जैसी ज़रूरत होती है वैसी चीज़ें बदल के लोगों को पेश करता है, और फिर कहता है किसी ने मिला दिया। मतलब आप समझ रहे हैं? हर कालखंड में ब्राह्मण आपको बेवकूफ़ बनाता है, अलग-अलग चीज़ें लिख के कह देगा कि वो नहीं समझ पाए, तो ये वाला सही है। पहले तो बुद्धिस्ट काल था, ये सब की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर ब्राह्मणों का काल आया तो इसने ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आप अत्याचार किया। अब डेमोक्रेसी आ गई, डंडे की चोट पे जब इन पर पड़ रही है, पीछे जब डंडा पड़ रहा है कि अच्छा तू मनुस्मृति करेगा? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, पड़ी जब डंडा, तो अब क्या कह रहा है कि अब मिलावट हो गई है। कौन मिलावट कर दिया बे? कौन कर दिया? ये बताएँ ना आके। तो ये देखिए क्या लिखता है, ये लिखा है यहाँ पे कि महर्षि दयानंद के अर्थ और भावार्थ। महर्षि दयानंद के अपने ग्रंथों के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग ये बात सोचते हैं कि आर्य समाज जो है वो थोड़ा अच्छा है, जो वैदिक वाले हैं उनसे थोड़ा अच्छा है, तो देख लीजिए। ये व्यक्ति ऐसा था, दयानंद सरस्वती उर्फ मूलशंकर त्रिवेदी, कि ई मनुस्मृति को ही अपना आधार मानता था। मतलब प्रॉपर मनुवादी जिसको आप कहते हैं ना कि मनुवादी है, तो आर्य समाज जो है सबसे बड़ा मनुवादी है। उसका जो खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी है, जिसने रचा, जिसने बसाया, आर्य शब्द पहले चुरा लिया। बुद्ध मार्ग का शब्द है आर्य, जिसको आर्य हिंदी में कहा जाता है, वो शब्द चुरा के अपना संस्था का नाम रख दिया आर्य। और क्या किया इसने कि मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना। आई आर्य समाजी खुद कह रहा है। ये जो सुरेंद्र कुमार है, ये खुद आर्य समाजी है। इसे डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की डिबेट भी हुई थी, तब पिलपिला के भाग गया था। पूछ दिए 2 गो सवाल उससे पूछ दिए, बस आपको तो पता ही है, किसी ब्राह्मण से सवाल केवल पूछ दीजिए, 2 गो सबूत-वबूत माँग लीजिए, गप तो खूब हाकेगा। सबूत जैसे माँगिएगा बस पिनपिनाने लगेगा, पतली गली पकड़ेगा, भागेगा एकदम तुरंत, सरपट्टा लगा के भागेगा। तो पिलपिला के भाग गया था। तो ये देखिए ये क्या लिखते हैं कि और लगभग 514 श्लोकों या श्लोक खंडों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है, यानी चेरी पिकर था। 2600 से ज़्यादा श्लोक है मनुस्मृति में। इसने क्या किया, 500 से 514 श्लोक का चेरी पिकिंग करके जहाँ-जहाँ पे आपको दिखाना हो तो थोड़ा-सा उसमें से काट लो और दिखा दो। अब पूरा बात मत दिखाओ, नहीं तो पूरी चोरी पकड़ में आ जाएगी। जैसे कहा जा रहा है कि राम जो है रावण को मारना चाहता था, इसीलिए वो श्याम से दोस्ती किया। आप क्या करो कि राम रावण को मारना चाहता था, वो हटा दो, क्या दिखाओ कि राम जो है श्याम से दोस्ती किया। ये दिखा दो, कह दो कि देखो देखो श्याम तो दैत्य था, निषाद था, ये था, उसकी बात कह रहे हैं, उससे दोस्ती की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो तुम पहली वाली बात काहे छुपा दिया कि उसको तो रावण को मारना था, उसको ज़रूरत थी उसकी, तो उसको कहा कि भाई आजा, जैसे आज दंगा-फ़साद में मूल निवासियों की ज़रूरत है, तो इनको फँसा लेते हैं। आजा, आजा भाई, चने की झाड़ पे चढ़ा लेते हैं। अरे भाई, तू तो अपना हिंदू आदमी है, तू तो अपना शूद्र, शूद्र कहाँ है भाई, शूद्र तो कर्म से होते हैं। अभी तू लड़ाई करेगा तो तू क्षत्रिय हो जाएगा। बेचारा चने की झाड़ पे चढ़ गया, जाके दंगा-फ़साद कर रहा है। तो ये काम, ये चेरी पिकिंग कर के बताइए, 2600 श्लोक है, 514 श्लोक से चेरी पिकिंग करके बता रहा है कि मनुस्मृति बड़ा अच्छा है। ये तो हुई एक बात। अब आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सब कर क्या रहे हैं। मनुस्मृति दहन दिवस है, तो इनकी धूर्तता जानिए। मनुस्मृति तो जला दी गई है, लेकिन ये कैसे धूर्तता कर रहे हैं वो समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सुधरे थोड़े हैं। एक होता है ना कि चलो गलती मान ली गई, किसी को पकड़ ली गई, अब पकड़ने के बाद से वो अपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, ये चीज़ गलत थी।
जैसे विदेशों में पोप वगैरह हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हम उन्होंने गैलीलियो के साथ धूर्तता की थी, दिक्कत की थी, उनको ये चीज़ गलत है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा है कि तुम लोग ही बेवकूफ़ हो, अभी भी समझ ही नहीं पा रहे हो, हम तो बिल्कुल सही किए थे, जस्टिफाई कर रहा है। अब ये क्या बताता है कि मनु और मनुस्मृति का काल निर्धारण। अब विशुद्ध मनुस्मृति हो या मनुस्मृति जो नया आपको परोस रहा है काट छांट के, उसकी सच्चाई जाननी हो तो इसके कुछ चीज़ों पर आप विचार कीजिए, अभी तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि ये जो कुलपति बने घूम रहे हैं ये सब विश्वविद्यालयों के, ये देख लीजिए, इनका टैलेंट लेवल अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टैलेंटेड लोग हैं, अभी तुरंत पता चल जाएगा। क्या लिखता है कि मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है उनमें एक है मनु और मनुस्मृति का काल निर्णय। अरे भैया, तब प्रक्षेप कौन किया? कौन किया प्रक्षेप? बोल दे ना, बोल दे कि ब्राह्मणों ने प्रक्षेप किया, क्यों नहीं नाम लेता है ये? जब जब मुगल जो है फारसी अरबी में लिखता था, अंग्रेज अंग्रेजी में लिखता था, शूद्र मूल निवासी जो है वो लिखता ही नहीं था, तब प्रक्षेप कौन किया संस्कृत में? संस्कृत कौन लिखता था? ये बोल ना। तो देखिए, कहीं भी नाम नहीं लेते हैं कि ब्राह्मण जो है उसी ने लिखा, उस समय के लोगों को बेवकूफ बनाया। आज इनको जरूरत पड़ रही है तो सीधे कह देगा प्रक्षेप हो गया। अबे कैसे हो गया प्रक्षेप? कौन किया प्रक्षेप तुम्हारा? है? जिंदगी भर बेवकूफ बनाते रहे, आज बता रहे हो प्रक्षेप हो गया। तो ये अब काल निर्णय के बारे में बता रहा है। अब सुनिए ये क्या बताता है कि मनु कब हुए थे, जरा सुन लीजिए इसकी कपोल गाथा। लिखता है, प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वयंभू मनु का काल। अब ये स्वयंभू, स्वयंभू आप लोग समझते हैं क्या होता है? स्वयंभू आप लोग नहीं समझते ना। स्वयंभू का कहने का मतलब ये है कि जो अपने आप से पैदा हो गया है। मतलब ये इतना बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है कि ये क्या करता है, अपनी गपोड़पन को दिखाने के लिए कि इसका गपोड़ीपन जो है ये बिल्कुल सही है, कर रहा है स्वयंभू। अबे स्वयंभू का होता है, कहाँ होता है? एक दिखा दे ना, एक कोई स्वयंभू दिखा दे, दिखा दे। जब राम का जन्म कराना था तो खीर खिला के पैदा करवा दिया, खीर पुत्र करा दिया है। ये स्वयंभू का होता है। कृष्ण कृष्ण का जन्म कराना था तो काहे लिए उसमें करवाया, कारागार में उनको रखा। पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, काहे लिए रखा? स्वयंभू करवा देता ना। ये स्वयंभू लोग हैं, स्वयं ही पैदा हो गए। अवतार पैदा करा रहा है खीर खिला के, हैं? और यहाँ पे बता रहा है कि स्वयंभू पैदा हो गया। ये स्वयंभू का होता है। तो ये लिख रहा है, मनु के काल के अनुमान अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से भिन्न साहित्य में प्राप्त वंशावलियां प्रमुख सहायक है। अब ये आपको वंशावली दे रहा है। अच्छा, ये वंशावली किसने बनाया है? सवाल ये है कि वंशावली किसने बनाया है, किसने सबूत दिया है, किसने प्रूफ किया है कि तू जो वंशावली दे रहा है, जिन ब्राह्मणों ने लिखा है, वो वंशावली सही है? इस बात के क्या प्रमाण है कि जब कागज आया, कागज पे इसने गपोड़ पात दिया, तो वो जो लिखा वो सही है? ई कौन तय करेगा? ई कैसे माना जाएगा कि वो लिख दिया वो सही है? अथॉरिटी कौन देगा? ब्राह्मण ही। ब्राह्मण ही मिला भी दिया और वही चीजें लिख दिया, तब वो सही भी हो गया? कहानी ये देखिए क्या लिखता है। मनु वंश की चर्चा है। क्या चर्चा है? तो तीन तरह की चर्चा है। ब्रह्मा से विराज, और विराज से मनु, और मनु से मरीचि पैदा हो गया, आदि 10 ऋषि उत्पन्न हो गए। अरे भाई, तो ब्राह्मण ना उत्पन्न होगा, ये ऋषि उत्पन्न हो गया ब्रह्मा से। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा होता था, अब ऋषि उत्पन्न हो गया। अरे ऋषि में और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है? ये ब्राह्मण जो है हमेशा सर मुड़ा के क्यों रहता है? चुटिया को लटका लेता है वो अलग बात है, लेकिन सर मुड़ा के क्यों रहता है? ऋषि यहाँ पे क्यों कह रहा है कि ऋषि उत्पन्न हुआ? ऋषि उत्पन्न हुआ तो ऋषि को क्या था? शूद्र था कि ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था? क्योंकि इसी मनुस्मृति के अनुसार तो ये भाई ये भी बात कहा है, ठोक के कह रहा है कि भाई वर्ण तो सिर्फ 4 होते हैं, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये खुद कह रहा है इसमें। तो कौन से उसका था? ऋषि ब्राह्मण था है? तो ऋषि फिर एक अलग जाति हो गई ना। जब ब्रह्मा जो है वही वर्ण बनाया, कृष्ण ही वर्ण बनाया, तो ऋषि कौन से वर्ण में आता है? और फिर ब्राह्मण से कैसे अलग हो गया? ये बताए ना यहाँ पे आके। तो आगे क्या लिखता है दूसरा, कि ब्रह्मा से मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा। अब देख लीजिए, ब्रह्मा से मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा। ब्रह्मा जो है पढ़ाई करता था संस्कृत में, क्योंकि आप जब कुछ पढ़ोगे ना तो पढ़ने के लिए आपको लिपि का होना जरूरी है। आपसे कहा जाए कि दीवार पे कुछ लिखा है, आप पढ़ो, तभी ना आप पढ़ पाओगे। जब वहां लिखा होगा, लिखने के लिए तो लिपि की जरूरत होती है, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, गप हाँ का और गप सुना, हाँकने या सुनने की बात अलग होती है, उसमें लिपि की नहीं जरूरत है। लेकिन तब भी एक बोली की जरूरत है, और वो बोली
अगर संस्कृत है तो ये लोग साबित कर दें। मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण आके माई का लाल, कोई भी माई का लाल हो, आके साबित कर दे कि संस्कृत किस समय में बोली के रूप में थी, मतलब बोली जाती थी। कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, भाषा नहीं, आप कह सकते हैं सिर्फ रिटन मटेरियल है, जो कभी बोली के रूप में रही ही नहीं है। इन लोगों ने कभी दुष्प्रचार फैला दिया था कि साउथ में 2 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे आदिकाल से ही संस्कृत बोला जा रहा है। व्हाट्सएप गपोड़ी फैला दी न्यूज़। चेक करने पत्रकार पहुँचे गाँव में, तो दोनों गाँव का चर्चा हुआ, तब पता चला वहाँ पे कि गाँव का किसी को संस्कृत ही नहीं आती है। तब गाँव में पकड़े सब 10-15 व्यक्ति अलग-अलग लोगों को पकड़े। बोले भई आपका गाँव तो बताया जा रहा है कि इस गाँव के सभी लोग संस्कृत में ही बातें करते हैं, आप लोग तो दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सब गाँव वाले? नहीं, 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 अभी ना कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ लोग आए थे, बोले थे कि यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन देंगे 1-1 घंटा संस्कृत का, अब बच्चों को संस्कृत सिखाया जाएगा। तो बोला कि कहाँ पे है वो? तो ले गए सब। वो गया उस जगह पे, देख रहा है ताला लगा हुआ है। तो बोला यहाँ पे अब क्लास नहीं चलती? नहीं, नहीं चली थी, 1-2 महीना चली थी, फिर कोई बच्चा ही नहीं गया ना, तब बंद हो गया ऐसे ही। तो ये ऐसे चल रहा है इनका। और प्रचार क्या फैला दिया कि वो पूरा का पूरा गाँव, 2 गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी संस्कृत बोली जा रही है, सब लोग संस्कृत बोलते हैं। तो साथियों, ये है इन लोगों के दुष्प्रचार का लेवल, ठीक है? और यहाँ पे भी यही नौटंकी चल रही है। आगे तीसरा क्या बताता है कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं और मनु के पुत्र मरीचि हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे गप्पे हाँकी गई है। अच्छा, यहाँ पे आइज़ैक न्यूटन क्या लिख रहे हैं कि अब्राहम ही ब्रह्मा है, पुरानी बाइबल के निर्गमन अब्राहम भी यज्ञ करता है और ब्राह्मण भी यज्ञ करता है, गजब की समानता है। जय भीम, लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सही कहा है आपने आइज़ैक न्यूटन जी। इनका जो अब्राहम है या जो ब्रह्मा है बाइबल का, अच्छा ये आपकी बात से मुझे याद आ गया आइज़ैक न्यूटन जी, कि ये जो विशुद्ध मनुस्मृति लेके आया है जो कुलपति है झज्जर वाला, ये क्या कर रहा है, इसने खुद बोल दिया है कि इसकी जो नियोग प्रथा है वो वैदिक सम्मत है और वो यहूदी और ईसाई भी वो करते थे, मतलब कि नियोग करते थे। और बोल रहा है, मतलब पूरा अपना सबूत दे दिया इसने कि भाई ये चीज़ जो है उसी सम्मत है, हम लोग जो हैं यहूदियों की तरह हैं। इसने खुद सबूत दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा आगे आप लोगों को। इन लोगों की पोल खुलनी ज़रूरी है कि ये अपने को यहूदी भी बताते फिरते हैं कि उन्हीं से इनका सभ्यता मिलती-जुलती है। अच्छा, सुकीति यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिस्कवरी चैनल पे तूतनखामेन की आर्कियोलॉजी हिस्ट्री दिखाई जाता है, वैसे बुद्ध की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री डिस्कवरी चैनल पे दिखाई जाती है क्या? आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है सुकीति, ये तो मुझे नहीं पता है कि उस पर दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती है, लेकिन उस पर डॉक्यूमेंट्री कई सारी बन चुकी हैं। और वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बोन्स ऑफ बुद्धा करके बना हुआ है और तकरीबन 56 मिनट 54 मिनट का है, आप उसको देख सकते हैं बोन्स ऑफ बुद्धा। उसमें पूरा दिखाया गया है कि कैसे जब खुदाई हुई थी 1898 में, विलियम पेपे ने जब खुदाई की थी, तो कैसे वहाँ पे कास्केट के 5 वो मिले थे, पूरा उनका जो ग्रेव था उसमें से निकला था। और फिर 1971 में जो के श्रीवास्तव थे, भारत के आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने फिर से ठेका लिया, क्योंकि जो डीसी सरकार वगैरह थे वो लोगों ने कह दिया कि ये जो खुदाई हुई है विलियम्स पेपे वाली, ये लिखावट ईसा के 300 साल पहले की लग रही है, वो बुध से थोड़ा-सा मैच नहीं कर रही है या थोड़ा-सा अगल-बगल दिख रही है, लेकिन एग्ज़ैक्ट नहीं लग रही है। तो उसी जगह की फिर से खुदाई किया विलियम्स पेपे नहीं, ये के श्रीवास्तव ने 1971, देश आज़ाद हो चुका है। उन्होंने ठेका लिया, खुदाई किया तो पता चला कि वहाँ पे कई लेयरें थी। वो जो था कई लेयर थी, वो जो मिला था वो सम्राट अशोक के कालखंड के समय या उनसे थोड़ा पहले का था, और उससे ठीक नीचे बुद्धा के समय में जब उनके बोन्स को दफनाया गया था, वो उसके नीचे कलश मिला। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हुआ, पूरे भारत ने स्वीकार किया। और उसके ऊपर वाला जो लेयर था वो कनिष्क का भी मिला, 3-3 लेयर मिली थी कि कनिष्क ने बनवाया था उसी जगह को, जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख पर नीचे आप देखेंगे तो गुप्त वंश भी लिखवा रहा है, उसके नीचे जो है वो लिखवा रहे हैं, जहांगीर भी लिखवा रहे हैं, जहांगीर या अकबर के समय में लिखावट हुई। तो ये बुद्धिस्टों को जो परंपरा थी ना, उसके ऊपर ही, उसको हटाते नहीं थे एक्चुअल चीज को, उसी के ऊपर करते थे।
तो उसी तरह से बुद्ध के समय का जो लेयर था उसके ऊपर सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक के ऊपर कनिष्क ने बनवाया था, क्योंकि सब वो मानते थे कि बुद्ध का ही है और इसीलिए उसको कोई हटाता नहीं था। तो ये 3-3 लेयर वहाँ पे मिली थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, पूरा विश्व के आज तक किसी आर्कियोलॉजिस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर क्वेश्चन खड़ा कर सके, सबने एक्सेप्ट किया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं, तो इस तरह की जो है ये यहाँ पे नौटंकी चलती है कालखंड में। अब महाभारत में आ जाता है। अच्छा ये क्या लिखता है यहाँ पे, यही तथ्य इसके स्वयंभू मतलब कि ब्रह्मा उसका पुत्र शिष्य विशेषण से स्पष्ट होता है। मतलब उसको स्वयंभू स्वयं से पैदा हो गया, ये तथ्य है, क्योंकि इनके जो ब्राह्मण हैं इन्होंने यहाँ पे गपोड़ दिया है। समझ रहे हैं, एक ब्राह्मण अगर कुछ गपोड़ देता है वो इनका प्रमाण बन जाता है। और जहां पे फंसते हैं वहां पे उसको कह देते हैं कि अच्छा वो तो मिलावट थी जी, वो ना प्रक्षिप्त था। और जहां पे नहीं फंसते हैं, जहां पे इनके मतलब की चीज है, वो क्या है, इनका सबूत बन जाता है। मतलब आप मुगल काल में ब्राह्मण ने कुछ गपोड़ा तो इनका प्रमाण बन गया। समझ रहे हैं, अरे भाई ये प्रमाण नहीं होता है। अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि बुध का, कि भाई वहाँ पे खुदाई हुआ तो लगातार कंटिन्यूअस लेयर मिल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये है। ये तो ये पिपरावा में तो खुदाई हुई तो बुद्ध के जो पिता थे उनके समय का बने हुए स्तूप, उनके राजभवन, उन तक के प्रमाण मिल गए। कई कई लेयर में खुदाई हुई, तीसरे लेयर में मिले थे वहां पे। ये स्ट्रॉन्ग सबूत होता है, ये नहीं होता है कि कागज पे आया कोई कुछ भी लिख दिया तो वो सबूत मान लिया जाएगा, ये नहीं होता है गप। आइए देखिए, ये अपने को प्रोफेसर बताता है, कुलपति है, तब इसके देख लीजिए मेरिट, देखिए इसको मेरिटधारी कहते हैं, ये सब इसको सबूत बोलते हैं, ये सबूत होता है इन लोगों का। यहाँ पे आते हैं सब सबूत मांगने, इनका सबूत देखिए, ये सबूत बोल रहा है कि गपोड़ दिया वही स्वयंभू का प्रमाण हो गया। इसी तरह से ये महाभारत महाभारत में भी ऐसे ही गप हाँकता है। मैं आप लोगों को अब कुछ और पॉइंट इनका दिखा देता हूँ, इसमें गप ही गप हाँका है। इतने गप हाँका है कि दिखाना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ मुख्य पॉइंट बता देता हूँ, फिर कभी इसकी और अच्छे से खाल उतारी जाएगी। इसको मैं दिखाता हूँ कि इसने जो है एक और गप हाँकी है, बहुत भयंकर गप हाँकी है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे कि मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उसका समाधान। लो भाई, अर्वाचीन हो गया। प्राचीन आपने नाम सुना है ना, अर्वाचीन ये बता रहा है। और लीजिए क्या बोल रहा है कि परवर्ती राजाओं के नाम, मनुस्मृति में मनु से परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण के रूप में पाए जाते हैं। यथा वेन नहु से पिजवन पुत्र सुदास सुमुख नेमी मनु पृथु कुबेर विश्वामित्र सुदास पृथु वेन। तो इसीलिए ये अर्वाचीन हो गया, बहुत पुराना नाम हो गया, क्योंकि उसमें कुछ लोगों के नाम मिल गए। तो इन राजाओं के क्या ऐतिहासिक प्रूफ मिले हैं? जब नहीं मिले हैं तो अर्वाचीन कैसे साबित हो गया? इसी तरह से इसमें तो अनेक जातियों के नाम मिले हैं, तो जहां जाति के नाम आएगी वहां पे ही मेमी आने लगेगा। ऐसा लगेगा किसी ने पकड़ के इसका गला पकड़ लिया हो, ये थुरा रहा हो, लगेगा रोने के किया ने, कहेगा कि नहीं नहीं, वो ना किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया है, जाति का नाम इसमें कैसे, तो मैं वही कह रहा हूँ। इसमें फिर राजा का नाम कैसे आ गया? कैसे आ गया? सेम कहानी है। राजा का नाम आ गया तो सही हो गया, और जातियों का नाम जब आता है, जब गाली देता है हर जाति को पकड़ पकड़ के, तो कह रहा है कि वो प्रक्षिप्त हो गया। तो ये इनकी धूर्तता है दोस्तों, पहचानने की जरूरत है कि इतने धूर्त होते हैं कि कैसे बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। है, राजा का नाम हो गया, कौन साबित करेगा कि राजा थे? इस नाम का कोई भारत में राजा हुआ था? कौन साबित करेगा? उस नाम की जो जातियां हैं उनका तो प्रमाण है कि इस नाम की जातियां हैं, तो वो ज्यादा सटीक है कि वो प्रक्षिप्त नहीं है, वही सच्चाई लिखी है उसमें। और ये राजा वाला मिलावट है, ये साबित होता है इससे कि राजा वाला जो तुझको प्रमाण मान रहा है वही खुद मिलावटी है, क्योंकि उस नाम के राजा भारत में पाए ही नहीं गए। तो साथियों, इनकी धूर्तता को पकड़ने का ये देखिए कैसे उल्टी बातें करते हैं। जिसके सबूत नहीं है उसको कहेंगे कि वही प्रमाण है। मतलब आप समझ रहे हैं, कह देगा कि जो सूर्य है ना उसके पीछे एक तितली नाच रही है। अब तो सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समुद्र के पार आप भी नहीं गए हैं, अब वो भी नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो भाई अब मानिए उसकी बात। तो यहाँ पे वही खेल खेलता है। यहाँ पे जिस चीज की असलियत पकड़ में आ जाती है कि जातियों का नाम, तो कहेगा नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ तो उस समय जाति वो लोग मानते ही नहीं थे, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी ने ना मिला दिया है। अबे तो ये किसने मिला दिया? राजाओं के नाम जो कभी हुए ही नहीं भारत में। तो
ये इसका है और यहाँ पे क्या ये बोल रहा है परवर्ती स्थानों के नाम। कहता है कुछ ऐसे स्थानों के नाम मनुस्मृति में पाए जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए हैं। यथा कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, सेनक प्रदेशों वाला ब्रह्मर्षि देश, इन्हीं देशों के वीरों के युद्ध में स्थान धारण। अरे तो तुम्हारे मनुस्मृति में तो सारे भारत को गाली दी गई है, पूरे भारत को गाली दी गई है। कुछ क्षेत्र जो है यूपी और मध्य प्रदेश के बीच का थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ के पूरे भारत को गाली दी है, हैं? ये तुम्हारा मनु गाली दे रहा था। और इससे ये प्राचीन हो गया, तो फिर जातियों का नाम आया, उसको तू क्यों बोल रहा है कि फिर ये मिलावटी है, हैं? और ये देखिए परवर्ती स्मृतिकारों या ऋषियों के नाम। मनुस्मृति में प्रसंगानुसार अनेक स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है। धर्म सिद्धि से अनेक उदाहरण प्रस्तुत है। अत्रि, उतथ्य पुत्र, गौतम, सौनक, भृगु, वशिष्ठ, वत्स, वशिष्ठ अछमाला, सारंगी, मंदपाल, दक्ष प्रजापति, कश्यप। अरे भाई तो ये बता मुझे, ये देखिए भरद्वाज वधु बढ़ई सुना आपने, वृद्धु बढ़ई, भरद्वाज और वृद्धु बढ़ई का नाम आ गया यहाँ पे। तो ये यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि वशिष्ठ का भी इसमें नाम है, भृगु का नाम है, अत्रि का नाम है। भाई इनके वेद में वशिष्ठ का नाम है, इनके मनुस्मृति में वशिष्ठ का नाम है, इनके रामायण में भी वशिष्ठ जो है वो है, ऋषि है। तो भाई ये बता दे कि जब तुम्हारे रामायण में वशिष्ठ है, रामायण में इनके वशिष्ठ है, बताइए। तो रामायण में वशिष्ठ जो है गुरु भी है, वो गुरु है, दशरथ का गुरु है। तो ये बता कि फिर वो जब वेद लिखा गया तब भी था, इनके वेद में भी नाम आ रहा है, तो कैसे अर्वाचीन हुआ, कैसे हुआ जब रामायण में भी है? तो रामायण कब लिखा गया? ये खुद देख लीजिए इसकी कहानी। ये खुद क्या कहता है कि रामायण जो है ईसा के आसपास लिखा गया, उस समय वशिष्ठ था। हुँ? ये देखिए ये क्या बता रहा है, निबी इक्ष्वाकु का पुत्र है। अबे इक्ष्वाकु जो वंश है वो तीसरी चौथी सदी में पहली बार आया है। ये इसने जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं सारी की सारी गपोड़ मारी है। एक भी इसने न आर्कियोलॉजिकल सबूत दिया, न एक इसने कोई ऑथेंटिक सबूत दिया। मतलब गप पे गप। पहले इसने वेद का अनुवाद बदला। इस चीज को समझिएगा दोस्तों। ये लोग क्या किए, आर्य समाज ही क्या करता है, पहले वेद का मतलब बदल दिया। जब वेद का मतलब बदल दिया, अब कह रहा है कि ये बाकी की जो किताबें हैं अब वेद सम्मत नहीं है। अबे तो तूने वेद के वेद को ही तुमने बदल दिया, फिर कह रहा है कि वेद सम्मत नहीं है इसीलिए इसको भी बदलो। मतलब जिसको रेफरेंस मान रहा है उसका रेफरेंस ही इसने खुद मिलावट कर ली। अब कह रहा है कि अब ये इससे नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि हम सब जानते हैं कि वेदों में बलि प्रथा है, ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, पूरी दुनिया के सारे स्कॉलर एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब हवन कुंड करते थे और हत्या करते थे, पशु बलि चढ़ाते थे। इनका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, उसने जब अपनी एक किताब ही लिख दी उसने कि वैदिक हिंसा हिंसा न, ऐसे करके नाम लिखा है उसने। और वो मर गया था 1875 में, मर गया था वो 1885 में मेरे ख्याल से मर गया था। तो जरा सोचिए कि जो व्यक्ति 1875 में मर गया और इनके आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, तो इन लोगों ने क्या कह रहे हैं कि वेद में कोई हिंसा नहीं है, मांसाहार को हटा रहा है। ये जो है मांसाहार को हटा रहा है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में, और गुजरात में सबसे ज्यादा जैन लोग रहते हैं। उस समय तक खैर मुंबई का पार्ट था वो पूरा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में उसको बुद्ध देश कहा जाता था। तो वहां पे बुद्ध और जैन लोग रहते थे, तो वो पूरे के पूरे शाकाहारी होते थे। अब उसको जो है इन लोगों के साथ अपना बिजनेस करना था, तो उसने क्या कह दिया कि वेद में मांसाहार ही नहीं है। और ये बंदा जो है यहाँ पे यही चीज लेके आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं, ईसा पूर्व का क्या मतलब है? देखिए राम भाई जी, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि आज से 2000 साल जो है पहले को ईसा कहा जाता है, और उससे पहले यानी 2000 साल से पहले की बात। मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आज का चल रहा है, 2022 चल रहा है, अब 2023 आएगा। तो आज से 2022 साल जो है उसको जीरो माना जाता है, और उससे पूर्व की बात हो रही है। इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेडगाय जी का भी सुपर स्टिकर है। चले आगे बढ़ते हैं। एक इसकी धूर्तता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ वही बात दिखाना चाहता हूँ जो मुख्य बात है। इसमें ये क्या करता है कि मनुस्मृति जो है ये बोलता है कि क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं है? प्रक्षेप से अभिप्राय,
अभिप्राय क्या कह रहा है? प्रक्षेप का अर्थ है दूसरे की रचना में की गई मिलावट। किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए मूल ग्रंथ में अन्य लोगों द्वारा मिलाए गए को प्रक्षेप या छेपक कहा जाता है। तो भाई ये बता, दूसरा कौन मिला देगा रे? कौन मिला देगा? ये इतना बड़ा धूर्त है, ये कहता है कि आज से ईसा से 300 साल पहले, नहीं, ईसा से 300 साल बाद, 400 साल बाद तभी मिलावट हो रही थी। ये खुद लिखता है इसमें। गरुड़ पुराण का हवाला देता है कि गरुड़ पुराण तीसरी सदी का है और उसमें ये बात लिखा है, इसलिए तुम लोग मान लो। अरे भाई ये बता पहले कि जब इनको गरुड़ पुराण खोल के दिखाओगे कि उसमें तो स्वर्ग नरक की बात दी है, उसमें तो वो भूनने की बात है, तो कहेगा वो भी मिलावट है। सबूत भी उसी को दे रहा है, कह रहा है कि वो भी मिलावट है। ये इतने बड़े धूर्तबाज होते हैं दोस्तों कि ये अपने मुंह ऊपर करते हैं और ऊपर थूकते हैं, एक बार नहीं 50 बार। अब 10 लोग और से थूकवा लेते हैं अपने मुंह पे। मतलब जिसका सबूत देता है उसको भी कहेगा कि ये मिलावटी है और उसी का सबूत दे रहा है। तीसरी सदी में इनकी गरुड़ पुराण था। तो ये बातें यहाँ पे लिखता है। और दूसरी बात की मिलावट फिर किसने किया? मिलावट कौन कर रहा था इनका? ब्राह्मण ही अगर मिलावट कर रहा था तो इनकी यहाँ पे पोल खुल जाती है। अब ये देखिए पुरातात्विक प्रमाण के बारे में क्या दे रहा है, इसकी यहाँ पे हम पोल खोलेंगे। तो ये मनुस्मृति जो है, इसका प्रमाण देने के लिए ये बोलता है चीन में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण, ये सबूत देता है कि चीन से इसको पुरातात्विक प्रमाण मिला है। अब पूरा हिस्टोरिकल प्रूफ है दोस्तों कि चीन से जितने भी यात्री भारत में आए थे, वो आए थे पढ़ने के लिए। आप सभी को पता होगा कि वो नालंदा विश्वविद्यालय और भारत के जितने भी बौद्ध महाविद्यालय होता था वहां पे पढ़ने आते थे। और ये भी लिखित प्रमाण मिला है फाहियान, जो 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी का है, 7th सेंचुरी के इत्सिंग और ह्वेनसोंग के नोट से भी ये साफ साफ पता चला है कि ये सारे बौद्ध भिक्षु भारत से बौद्ध किताबों को लाद लाद कर वहां ले गए थे। ये पूरा ऑथेंटिक प्रूफ है। तो उनके नोट से ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, एक नहीं मल्टीपल नोट से। तो अब ये बताइए, चीन से जब कोई चीज पुरातात्विक प्रमाण मिलेगा तो वो बुद्धिस्ट का होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इसका प्रमाण दे रहा है चीन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जो है बौद्धों की चीजों को अपना प्रमाण बता के अपना मनुस्मृति या वेद का प्रमाण देता है। ये सुनिए ये क्या लिखता है। इस घटना की चर्चा पूर्व अध्याय में की गई है, उसे पुनः प्रस्तुत किया जाता है। विदेशी प्रमाणों से मनुस्मृति के काल तथा श्लोक संख्या संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाला यह महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है। हमें चीनी भाषा के हस्तलेखों में मिलता है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा जब चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा, सुन लीजिए, तो उसमें से लोहे का एक ट्रंक मिला जिसमें चीनी पुस्तकों की प्राचीन पांडुलिपियां भरी पड़ी थी। वे हस्तलेख सर आगुत्स फ्रिट्स को मिल गए। वह उन्हें लंदन ले आए और उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा में विद्वानों से पढ़वाया। उससे यह जानकारी मिली कि चीन के राजा चीन इज वांग ने अपने शासनकाल में यह आज्ञा दे दी थी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए, जिसमें चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाए। तब उन पांडुलिपियों को किसी विद्या प्रेमी ने ट्रंक में छिपा लिया और चीन की प्रसिद्ध दीवार बनते समय उस ट्रंक को दीवार में छिनवा दिया। संजोग से यह ट्रंक बम विस्फोट में निकल आया। चीनी भाषा में लिखे गए उन हस्तलेखों में लिखा था, मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो यहाँ से इनकी पूरी तरह से पोल खुल जाती है दोस्तों, समझ रहे हैं। और ये किताब किसने लिखा है? यह विवरण श्री केवल मोटवानी की पुस्तक मनु धर्मशास्त्र अ सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी पृष्ठ 232-233 में दिया गया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसने कितनी बड़ी भयंकर तरह से चेरी पिकिंग की है। क्या किया इसने कि जिसका रेफरेंस दिया वो खुद एक मनु आदि है, मतलब मोटवानी का दिया। और उसने क्या किताब लिखा? मोटवानी मनु धर्मशास्त्र लिख रहा है, उसका रेफरेंस दे रहा है कि उसने ये बात लिखी है, तो हम यहाँ पे कोट कर दे रहे हैं और ये प्रमाण है। अब दूसरी बात कि भाई ये कहाँ से लिखा है? मोटवानी ने कहाँ से इसको पता चल गया ये बात? मोटवानी को ये बात कहाँ से पता चल गया? तो ये इसने कोई भी सबूत नहीं दिया। ये भी नहीं दिया कि भाई अगर तुमको वहां से चीन से अगर कोई सबूत मिल गया है तुमको, तुम्हारा वहां का चीन का राजा वहां की कोई चीज नष्ट करवाना चाहता था, तो क्या चीन में मनुस्मृति चलती थी? जो वहां का राजा मनुस्मृति नष्ट करवा रहा था तो लोग, वहां के लोग जो है तुम्हारे ब्राह्मण होते थे क्या वहां पे, कि जो मनुस्मृति चलता था तो उसको छुपा दिए वहां पे? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये
जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये किसी का रेफ़रेंस भी देंगे तो किसी मनुवादी का रेफ़रेंस देंगे, जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है, उसी तरह से उसने भी प्रोपेगेंडा फैला रखा है। इसने तो एक जगह लिख रखा है कि मनु जो है, मनुस्मृति जो है 1 अरब 96 करोड़ पहले साल जो है वेदों की रचना हुई, अब वो हुई। वो व्यक्ति ये आपको रेफ़रेंस दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ से आप साफ-साफ देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे कोई ऑथेंटिक नहीं दिया, ये भी नहीं बोला कि भाई ये जो चीज़ है, ये किस जो इंटरनेशनल इतिहासकार हैं, उन्होंने किसने इस चीज़ को मेंशन किया है। और इसका क्या मतलब है और किस सदी का है? कुछ भी नहीं, एक गप परोस दिया। और क्या लिख रहा है, चीनी साहित्य का यह प्रमाण केवल यह संकेत देता है कि मनु का धर्मशास्त्र अति पुराना है। अरे भाई, चीन साहित्य आपको प्रमाण दे रहा है मनु का धर्मशास्त्र अति पुराना है। इसने क्या लिखा है कि वैदिक संस्कृत में लिखा है 10,000 साल से पुराना है। तो भाई 10,000 साल से अगर तुम्हारा यहाँ पे भारत में वैदिक संस्कृत चल रहा था, ये तुमको चीन पर प्रूफ दे रहा है। आप दे दो ना सबूत। ये जो हैं 3500 साल पहले आए, 3500 साल पहले आए, सारे ब्राह्मण अपने किताब में लिख मारा, रट मारा, सारे इनके पढ़ा लिखा ब्राह्मण ने ये बात लिख मारा। अब ये आपको एक गप पढ़ा रहा है कि 10,000 साल पहले का प्रूफ जो है इनको वैदिक संस्कृत का दे रहा है और वो भी लिखने की बात कह रहा है। ये क्या लिख रहा है, वैदिक संस्कृत में लिखा है। ये देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है, वैदिक संस्कृत में लिखा है। भैया आपने आपके जो मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं, वो तो 7वीं 8वीं सेंचुरी की लिखी ही नहीं गई हैं। अब प्रमाण क्या देता है, वो ज़रा एक बार गौर कर लीजिएगा दोस्तों। ये अभी इनकी मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये झूठ बोल रहा है, इसका प्रमाण देखिए। ये जो है महाभारत, हाँ, ये मैं आप लोगों को बता रहा था। देखिए महाभारत में ये देखिए, यह गरुड़ पुराण तीसरी सदी का निम्नलिखित श्लोक अमूल्य प्रमाण है जो यह बताता है कि दूसरी संस्कृति के लोग जो वैदिक संस्कृति में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने स्वार्थ साधना के लिए भारतीय ग्रंथों में प्रक्षेप किया। ये तीसरी सदी का बता दिया गरुड़ पुराण पुराण। और इसको ये पुराणों की जब बात कीजिएगा आर्य समाजियों से, तो कहेंगे कि वो पूरा का पूरा गप है, झूठ बोलता है। यहाँ गरुड़ पुराण का प्रमाण दे रहा है और तीसरी सदी बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है कि तीसरी सदी में जो लोग वैदिक संस्कृति में सम्मिलित हुए थे, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं दूसरों की तीसरी सदी में पूरा भारत बुद्धिस्ट देश था। बाहर के भी जो लोग आए थे वो आके यहाँ पे बुद्धिस्ट बनते थे, न कि कोई वैदिक संस्कृति थी और न ही यहाँ पे कोई वैदिक संस्कृति में शामिल हो रहे थे। आप समझ रहे हैं यहाँ पे इसने किस तरह से बुद्धिस्ट की चीजों को वैदिक लिख के सारा गपोड़ फैला दिया।